हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एग्रीकल्चर सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एयर केमिस्ट्री मेंटर, और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, आपका अपना केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर मनोहर। जी हाँ साथियों, अब दिवाली भी चली गई। अब है ना, इंतज़ार कर रहे होंगे, पढ़ाई में लग गए होंगे, रात ने एक कर दिया होगा और टाइम टेबल भी बनाया होगा, और माँ सरस्वती से और लक्ष्मी जी से भी आराधना की होगी ना, हाँ, कि इस बार आरपीवीटी पार करना है ना। हाँ, तो ध्यान रखना साथियों, अब अपने को बहुत बेहतरीन तरीके से सिंसियर होके पढ़ाई करनी होगी। यदि ये वक्त निकल गया, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि दिवाली के बाद जो 2 मंथ का समय रहता है, नवंबर दिसंबर, इस समय के अंदर, इस टाइम के अंदर जिस बच्चे ने मेहनत कर लेते हैं, वो मेरे भाई सफलता के या नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जो विद्यार्थी इस 2 महीनों को निकाल लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि साथियों, जैसे ही साथियों, यदि आप नवंबर दिसंबर बेहतरीन तैयारी करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आपको लगता है कि आपने पढ़ाई करी है। और यदि आप नवंबर दिसंबर अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो जैसे ही आपके पास आप आगे आ जाता है 2026 नया न्यू ईयर, और न्यू ईयर पे आपको ये लगता है कि मैंने फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट में लग जाते हैं और जनवरी निकल जाता है, और फिर आपको समझ में सीधा एग्जाम दिखता है और आपको लगता है कि पूरा ईयर निकल गया, मैंने कुछ किया नहीं। और यदि आप इस 2 महीने के अंदर अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ यार, मेरी तैयारी पूरी है, मैंने एक बार सिलेबस कर दिया है, बस रिविजन की बाकी है। क्योंकि साथियों, जो एग्जाम है ना, ये कॉन्फिडेंस का गेम है। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन साथियों, एक कॉन्फिडेंस और पेशेंस का गेम है। तो आपको अब तैयारी में रात जुट जाना है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रिविजन्स करना है। और इसी के साथ चलिए हम बढ़ते हैं साथियों आगे। और साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस प्रकार से है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, यानी किसी भी विलियन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर निर्भर करती है, किसी विलियन की अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उसके उपस्थित विलय के कणों की प्रकृति पर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो साथियों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, विलय के अंदर उपस्थित कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। मैंने आपको पहले ही बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर निर्भर करती है, यानी कितने कण हैं, कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। किसके? विलय के। अरे किसके मेरे भाई? विलय के। किसके? विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है, उसकी नेचर के ऊपर, यानी उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखना ना, हाँ, कि आपने क्या डाला उस पर निर्भर नहीं डाले करेगी, आपने कितना डाला उस पर निर्भर करती है ना। क्या डाला ये इस पर निर्भर नहीं करेगी, कितना डाला उस पर निर्भर करेगी। तो ये कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निम्न में से कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, या फ्रीजिंग पॉइंट? तो साथियों, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन और टोलिन्स क्या बनाते हैं? तो बेंजीन और टोलिन साथियों क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। कैसे पता रखना है? जिनका सिमिलर हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, या फिर एक जैसे हो, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? आदर्श विलियन। और आदर्श विलियन क्या होते हैं? यानी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो फॉलो या ओबेस, ये कह सकते हैं ओबेस राउल्स लॉ, है ना, राउल्स लॉ, उसे क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट विच परमिट द पैसेज ऑफ। साथियों, एसपीएम ऐसी होती है, यानी आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। क्या पढ़ा होगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है दोस्तों, कि एक तो हमने क्या लिया? प्योर लिक्विड लिया। अरे प्योर क्या लिया? वाटर लिया। हाँ जी सर, वाटर लिया। और एक सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? सॉल्यूशन। तो मेरे भाई यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सर।
या सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो यहां पर इस मेम्ब्रेन की बनावट ही ऐसी होती है कि ओनली और ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को ही परमिट करती है। जनरली ऐसा देखा गया कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज ज्यादा होती है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर आते हैं, सॉल्यूशन साइड। तो मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस, इट इज द मोमेंटम ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट। या फिर मैं ये कह सकता हूं यहां सॉल्यूट क्या है, मोर है, यहां सॉल्यूट क्या है, लेस है। सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्यूट क्या है, लेस है। दूसरी डेफिनेशन ये दे सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की कम सांद्रता की से विलेय की हायर सांद्रता की ओर, यह कहलाता है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए क्या जरूरी है, अर्ध परांग में झिल्ली बहुत जरूरी है, यानी एसपीएम, यानी क्या जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है। एसपीएम के बिना ऑस्मोसिस नहीं होता। ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम बहुत जरूरी है, यानी इसके नाम से छुपा हुआ है सेमी, यानी कुछ, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, एसपीएम। तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ही इसकी मोशन होती है, गति होती है। आंसर क्या जाएगा, बी। अरे आंसर क्या जाएगा रे, बी जाएगा, है ना, क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो गया, आइसोटोनिक क्या होता है मेरे भाई। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक आइसोटोनिक क्या होते हैं, आइसोटोनिक जिसमें सांद्रता क्या हो, सेम हो, क्या हो, सांद्रता सेम हो, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओपी सेम हो, क्या हो, पी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिनकी सांद्रता क्या हो, सेम हो, उसे बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको ऑर्डर पूछा गया है, द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज NaCl एंड, यानी इक्विमोलर यानी कंसंट्रेशन सेम है, सांद्रता सेम है, इन सबकी सांद्रता क्या है, सेम है। ओपी क्या था, हमने देखा ओपी इज इक्वल टू CRT इंटू आई। आई क्या है, वेंडो फैक्टर, अब हम बात करें वेंडो फैक्टर, तो ये सब कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो पाई इज डायरेक्टली प्रपोज टू आई। आई ज्यादा तो ओपी ज्यादा। हाँ सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आई ज्यादा तो ओपी ज्यादा। है ना, यानी हम बात करें आई ज्यादा तो ओपी ज्यादा। आई कैसे निकालते हैं, वैसे मैं आपको बोलूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई क्या होता साथियों, 1 माइनस एल्फा प्लस Na अल्फा। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या प्रबल विद्युत अपघटे हो तो अल्फा कितना होता है, 100%, यानी 1। तो 1 पुट करते हो तो ये आ जाता है आई एन के बराबर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे NaCl है तो कैसे टूटेगा, एक Na प्लस और प्लस Cl माइनस, BaCl2 कैसे ब्रेक होगा, Ba प्लस 2 और 2 Cl माइनस, और ग्लूकोज ये तो ना टूटता, इसका आई क्या होगा 1। यहाँ कण कितने हैं,
एक इसका और एक इसका, आई होंगे 2, इसमें ए 1 इसका और 2 इसके, आई कितने होंगे 3। जिसका आई ज्यादा, जिसका आई ज्यादा, I2 I3, आई ज्यादा, आई ज्यादा तो ओपी ज्यादा, आई ज्यादा तो ओपी ज्यादा, तो यानी मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा सी। वैसे आई बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, और ओपी भी क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान रखना। डिसैलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी के भी दे रखा है 0 मोल पर केजी पर मोल, केल्विन पर केजी मोल मोल। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है इतना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ओवर केजी सॉल्यूशन एज्यूम है ना, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया आपको, क्या पूछा गया, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो मेरे भाई डेल्टा टीबी क्या होगा, के बी इंटू एम इंटू आई, के बी दिया हुआ है, एम कितना दे रखा है 1m, आई क्या होगा KCl का प्लस और माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, कितने कणों में टूटा, अरे मेरे भाई कितने कणों में टूटा, एक इसका और एक इसका, आई कितना होगा 2, आई कितना होगा 2, आई कितना होगा 2, आई कितना होगा 2। अब I2 होगा यानी I2 यानी हम कह सकते हैं ना, I2 यानी हम ये कह सकते हैं, I2 दे रखा है, I कितना है 2, I2 रख दो 2, तो क्या होगा KB 0.52 इंटू एन इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 4104, ये बड़ा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा। अब हमें सॉल्यूशन का निकालना है, डेल्टा टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टीबी प्लस सॉल्वेंट का, डेल्टा टीबी कितना आया 1.04 और सॉल्वेंट कितना है 100, तो आंसर आ जाए 101। पानी 0 पे हम ये सब जानते हैं, मन की आंखों से हमें पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज करता है। तो डेल्टा टीबी करेंगे तो क्या करेंगे, कितना, ये तो बड़ा है, वो डेल्टा टीबी है, कितना उन्नयन होया, बड़ा है, वृद्धि हुई है ना। अब कितना है, अब ये है, अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। बताइए इसका, बताइए। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2CO3। the Van factor I used to calculate the
द मोलिकुलर मास। साथियों वेंडो फैक्टर क्या होता है? 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये किस केस में? डिसोसिएशन के केस में, यानी वियोजन के केस में। किसके केस में? वियोजन के। एन क्या है? कितने कणों में टूट रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए कितने में टूटेगा? Na2SO4। हम सब जानते हैं ये 2 सोडियम, इस पे प्लस आयंस, प्लस SO4 माइनस 2। कितने कणों में टूटा? 2 और 1 ये 3। आई कितना है? 3। आई कितना, सॉरी एन कितना है? 3। 3 पुट कीजिए यहाँ पे, 1 माइनस एल्फा प्लस 3 एल्फा। आई क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 एल्फा। 1 प्लस 2 एल्फा, 1 प्लस 2 एल्फा। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। अरे आंसर क्या होगा रे? बी होगा रे मेरे भाई। क्या होगा? बी होगा। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ नॉन, चलिए इसको बाद में करेंगे, पहले इसका ये वर्जन कीजिए। ये शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा। केबीआर इतना परसेंट एसोसिएट हो जाता है, KBr 80% डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन ऑफ KF द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। बहुत बेहतरीन प्रश्न दे रखा है आपको। सांद्रता दे रखी है 0.5 m, अल्फा दे रखा है 80%, यानी प्रतिशत हटाओगे तो उस पर 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? 0.8 आ गया अल्फा, है ना। अल्फा का हमेशा 1 से कम होता है ना, हाँ ध्यान रखना। और KF दे रखा है रे मेरे लाड लो, कितना दे रखा है रे? इतना दे रखा है। अब सॉल्यूशन का निकालना, तो KF क्या होगा रे? अरे क्या होगा रे मेरे भाई बताइए? KB इंटू आई इंटू एम। सर आई इंटू एम। अब आई निकाल दो। आई क्या था? 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, है ना। 1 माइनस एल्फा 0.8 दे रखा है ना। हाँ एन कितना दे रखा है रे? एन क्या है? KCl टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस, एन कितना होगा? तो 2 एल्फा। तो 0.2 प्लस एल्फा कितना होगा? 1.6। तो 1.8 आ गया। कितना आ गया? 1.8 पुट कर दो यहाँ। ये आ गया, है ना। ये आ गया। अब इसको सॉल्व किए, अल्फा इतना आ गया ना। हाँ अब 0.5 आ गया। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बताइए? तो 0.8 और 9 कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हैं मैंने इसको, है ना। ये मान सकते हैं ना, 1.8 अप्रोक्सीमेट मानते हैं, और 101.8 है ना। 1.8 मानते हैं ना। 1.8 मानेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, है ना। 1.8 मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 1.8 माना आपने, हाँ कितना किया? 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1.8 किया, कितना आ गया, है ना।
1.8 नहीं 1.8 की 1.6 हो गया ना, 1.6 आ गया। अब 0 डिग्री यानी 273 ये माइनस हो जाएगा है ना, तो 1 पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट, ये 171 ना, हाँ 171 पॉइंट के आसपास है ना, क्योंकि ये क्या आ गया माइनस, ये आ गया ना, इतना कम हुआ, चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, इतना क्या हुआ, कम हुआ। डेल्टा टी भी क्या आ गया, 1.6 आ गया। अब सॉल्यूशन का पूछा है, तो सॉल्यूशन का क्या होगा, माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो भाई, माइनस कर दो ना। तो 273 केल्विन ने पूछा है, तो 273 माइनस 1.6, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। द वेंडो फैक्टर फॉर ए कंपाउंड विल अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्यूशन एंड एसोसिएशन, हाँ क्या पूछा है, क्या हो रहा है, वेंडो फैक्टर कंपाउंड विल अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट। एक यौगिक में एक विलायक पृथक्करण तथा दूसरे विलयन में हाँ संयोजन और वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन और वियोजन। तो मेरे भाई संयोजन में अल्फा क्या होता है, लेस देन 1, और वियोजन में आई क्या होता है, ग्रेटर देन 1, है ना। कणों की संख्या बढ़ जाती है, किस केस में, किसके अंदर, वियोजन के केस में कणों की संख्या बढ़ जाती है, और संयोजन में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1 होगा ना, और एसोसिएशन में लेस देन 1 होगा, है ना। तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, पहला क्या होगा, ग्रेटर देन 1। क्या पूछा है पहले, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 गलत है, लेस देन गलत, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, आंसर क्या आ जाएगा, डी। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन ये रहता है ना। और चलिए साथियों नेक्स्ट हम बात करें, ये रहा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार लगा लो आप, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा। सिंपल सी बात है साथियों, डेल्टा टीएफ का होगा केएफ इंटू आई इंटू एम, आई सेम के बी इंटू आई ज्यादा। अब जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा, सॉरी टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ ज्यादा, टीएफ ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ये ध्यान रखना। जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अपने को ज्यादा पूछा, आई कम किसका है, आई इसका कम है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी हम लोग बात करें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो क्या है, आई बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ये समझ सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, इस प्रकार से ये रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्कर्ष पे चल रहा है दिवाली ऑफर। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, जहां पर आपको रहने वाला है दिवाली ऑफर चल रहा है, जहां पर साथियों आपको मिलने वाला है अप टू 90% डिस्काउंट, साथ ही साथ टॉप कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट। लेकिन आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC13। और इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको एग्जाम तक कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। और ध्यान रखें, यदि आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको एज ए तोहफा आपको क्या मिलेगा, 100% फीस रिटर्न। और ये साथियों आप सभी विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखें, अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है, तो अभी भी आपके पास मौका है। यदि आप अभी तक उत्कर्ष के साथ नहीं जुड़े हो, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार देने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि ये मौका कहीं हाथ से निकल ना जाए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर जयपुर, ये साथियों फाउंडेशन जेट फाउंडेशन बैच साथियों 11th-12th के साथ जेट फाउंडेशन। और ये रहने वाला दोस्तों आपके सामने वेटनरी ऑफिसर। जी हाँ साथियों, आपका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनने का, तो आपके लिए शानदार सुनहरा अवसर है। और ये साथियों RPSC फर्स्ट ग्रेड
और बहुत कुछ आपके पास है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस दिवाली है ना, हाँ, अगली दिवाली यदि आपको सरकारी कर्मचारी बन के सेलिब्रेट करनी है या सरकारी कॉलेज में सेलिब्रेट करनी है, तो अभी तक यदि आपने उत्कर्ष परिवार के साथ नहीं जुड़े हो तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार देने के लिए उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।